हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड देखेंगे। तो कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो इससे पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्यों आए यहाँ पे, कहाँ से आए, यहाँ पे कौन थे वो लोग और यहाँ क्या करने आए थे। वो यहाँ ट्रेडिंग करने आए थे, लेकिन ट्रेडिंग करते करते यहाँ पे उन्होंने क्या बना ली, अपनी टेरिटरी बना ली और अपना जो है अलग से एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने करवाना चालू कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे अपना कब्जा जमाने के लिए, शासन करने के लिए उनको कई लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी। जैसे कि हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और हमने ये भी देखा कि क्या क्या उन्होंने मतलब परपंजे चलाए, मतलब कैसे उन्होंने मतलब गलत रास्ता अपना के जो है अपना साम्राज्य को धीरे धीरे यहाँ पे फैलाने की कोशिश की। ये सारी चीजें भी हमने देखी थी। तो ये जो चैप्टर है उसके आगे का ही पार्ट आप समझिए। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन था। फर्स्ट चैप्टर तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था। सेकंड चैप्टर हमने देखा कि कैसे वो अपनी टेरिटरी बनाने लग गए। ठीक है, तो अपना जो पावर है उसको कैसे उन्होंने इंक्रीज किया। तो आगे हम देखेंगे कि हाँ, उन्होंने अब ये सोचा कि भाई पावर इंक्रीज करना है तो क्या उनको ग्रामीण क्षेत्र जो है जहाँ पे किसान बसते हैं, जहाँ पे वो खेती करते हैं किसान, वो लोगों को अपने अंडर में करना बहुत जरूरी है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले। तो पहला चीज तो हम देखेंगे कि कंपनी जो है उसको कैसे दीवानी राइट्स मिल जाती है बंगाल की। दीवानी मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट होता है वो उनको मिल जाता है। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या करके जो है कंपनी अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उसके बाद देखेंगे उन्होंने क्या क्या किया एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, अपना जो है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, अपने कंपनी के जो एक्सपेंसेस है उसको मतलब रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सके, ताकि जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो आसानी से चल सके। और हम ये भी देखेंगे जो पॉलिसीज है वो लेके आए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रॉयल्टी सिस्टम, वो सब देखेंगे हम। और आगे देखेंगे कि कौन से क्रॉप्स वो मतलब यहाँ पे ग्रो करवाने लगे ताकि उसको वो यूरोप में एक्सपोर्ट कर सके। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग देखेंगे हम इंडिको कल्टीवेशन। इंडिको क्या होता है, ठीक है, कहाँ कैसे उगाया जाता है, सारी चीज देखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे ब्लू रिबेलियन। तो चैप्टर जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे कोई राजा है, कोई इनको दस्तावेज दे रहे हैं। ठीक है, ये कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभा है, दिख रही है आपको। तो यहाँ पे फिगर 1, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा फ्रॉम मुगल रूलर इन 1765। तो इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो दीवान है ना, दीवान बनाए जा रहे हैं किसके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। किससे, मुगल एम्परर से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपनी बिकम्स द दीवान ऑन 12 अगस्त 1765। तो कब की बात है ये, 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर appointed East India Company as a Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with few Englishmen and Indians at witnesses मतलब गवाह। ठीक है, तो ये एक्चुअल इवेंट जैसे यहाँ पे दर्शाया जा रहा है ऐसा नहीं हुआ था। कैसे हुआ था, जो रॉबर्ट क्लाइव का जो टेंट है वहां पे कुछ इंग्लिशमैन और कुछ जो इंडियंस है वहां पे गवाह के तौर पे थे, और जो मुगल एम्परर है वो अपना जो दीवान है उनको बना देते हैं। ठीक है, जो बंगाल का दीवान उनको बना देते हैं। बट इन द पेंटिंग अबाउट, जो ऊपर पेंटिंग हमने देखी, द इवेंट इज सोन एज अ मैजेस्टिक ओकेशन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग। तो यहाँ ऊपर क्या दर्शाया जा रहा है कि भाई एकदम बहुत शानदार एक जलसा रखा गया, ओकेशन रखा गया, और वहां पे जो है ये जो ग्रैंड सेटिंग मतलब जो उनको दीवान बनाया जा रहा है बंगाल का, वो किया गया। द पेंटर वॉज कमीशनड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ। तो ये जो पेंटर है किसका पेंटर था, उसको अपॉइंट किसने किया था, क्लाइव ने किया था, ताकि वो रिकॉर्ड कर सके जो मेमोरेबल इवेंट्स है जो रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ को, उसको रिकॉर्ड कर सके, उसको वो पेंट कर सके। इसलिए क्लाइव ने इस पेंटर को अपने लिए अपॉइंट करके रखा था। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। और बंगाल उड़ीसा का जो दीवानी राइट है, बंगाल का जो दीवानी राइट उनको मिल रहा है, वो क्या था, बहुत ही बड़ा मतलब एक उपलब्धि थी ब्रिटिश के लिए। ठीक है, एज अ दीवान
As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. तो जैसे कि हम स्टार्टिंग से देखते आए, जो मुगल एम्परर जो है उनके शब्द में दीवान का मतलब क्या होता था? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। तो दीवान बनने के बाद जो कंपनी है वो क्या बन गई? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो भी उनको टेरिटरी दिया गया था उनके कंट्रोल में। Now it had to think of administrating the land and organizing its revenue source। अब उसको क्या करना था? उसको दीवानी राइट तो मिल गया है, अब उसको क्या करना है? उनको देखना है कि जो लैंड है, जो जगह उनको मिला गया है, उसमें अपना शासन कैसे चलाया जाए और कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, है ना। जो वहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, जो वहाँ पे रेवेन्यू लेने का जो प्रोसेस है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि जो है कंपनी के एक्सपेंसेस अच्छे से चल सके। दिस हैज टू बी डन इन वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। और उसको किस तरीके से करना है ताकि जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, ताकि जो है एक्सपेंसेस जो है कंपनी के वो चल सके। एज ट्रेडिंग कंपनी हैज टू इंश्योर दैट इट कुड बाय प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। तो यहाँ पे जैसे कि ये ट्रेडिंग कंपनी है, हालांकि उनको दीवानी राइट दे दिया गया है, पर एक्चुअल में क्या है, वो ट्रेडिंग कंपनी ही है। ठीक है, तो एक ट्रेडिंग कंपनी को क्या इंश्योर करके चलना चाहिए कि वो उनके पास इतना पैसा हो कि वो प्रोडक्ट्स को खरीद सके और उसको जहां वो चाहती है, जहां वो उसको बेचना चाहती है, उसको बेच सके। ओवर द इयर्स द कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड मूव्ड विद सम कॉशन। ठीक है, और इतने सालों में जो कंपनी है उनको भी कुछ तजुर्बा हो गया और उन्होंने क्या सीखा कि उनको भाई हमेशा सावधानी से काम करना है। Being an alien power, it needed to pacify those who in past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige। ठीक है, तो उनको being an alien power, alien का मतलब ये नहीं है कि भाई जो हम सुनते आते हैं पीके मूवी वगैरह में जो दिखाए एलियन, उस एलियन नहीं। एलियन मतलब फॉरेन पावर। ठीक है, फॉरेन से आए हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, तो बीइंग एन एलियन पावर इट नीडेड टू पैसिफाई। ठीक है, पैसिफाई का मतलब होता है कि पैसिफाई का मतलब होता है उनको मतलब एकदम शांत तरीके से मतलब उनको समझा बुझा के रखना है जो पहले के जो रूलर्स थे, ताकि वो उनके अंडर में रहे। ठीक है, और जो उनको अथॉरिटी और प्रेस्टीज मिला है वो भी इनको मिल सके। दोस हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिनको पहले से पावर दिया गया था, जो बंगाल जैसे उनको दीवानी मिल गया बंगाल का, जो पहले से पावर में है उनको जो लोकल पावर दिया गया है उनको कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि उनको पूरी तरीके से क्या है वहां से हटा नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाउ वाज दिस टू बी डन? इन दिस चैप्टर यू विल सी द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड। तो इसको कैसे करना है? तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले, जैसे कि मैंने पहले बताया, कंपनी क्या है, पूरा कॉलोनाइज का मतलब हम पहले देख चुके हैं, जो कंट्री साइड जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको वो अपने अधीन करने वाले हैं। ठीक है, अधीन करके अपने तरीके से वहां पे अपना शासन चलाने वाले हैं और कैसे जो रेवेन्यू रिसोर्सेस है उनको वो ऑर्गेनाइज करेंगे और जो लोगों को राइट्स दिए गए हैं, उनको जो हक दिया गया है उनको फिर से डिफाइन करेंगे और जो वो चाहते हैं, जो क्रॉप्स वो चाहते हैं उनको वो वहां पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे रेवेन्यू फॉर द कंपनी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉज इटसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर। तो कंपनी क्या है, दीवान तो बन गई लेकिन वो एक्चुअल क्या है, एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडर ही है। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एंड रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो देखिए उनको क्या चाहिए, बहुत सारा रेवेन्यू इनकम चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई वो एक रेगुलर सिस्टम जो है, ठीक है, असेसमेंट का मतलब एक मूल्यांकन का और कलेक्शन का, है ना, रेवेन्यू कलेक्ट करने का और उनको मूल्यांकन करने का कोई मतलब रेगुलर सिस्टम नहीं चाहिए था। तो उनका क्या एफर्ट था, द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल। और उनका एफर्ट क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या है, उनको क्या है, रेवेन्यू इंक्रीज करना था और उनको क्या खरीदना था, कॉटन और सिल्क बहुत ही कम प्राइस में खरीदना था। ठीक है, तो विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। तो देखिए यहाँ पे 5 साल के होते होते जो
जो चीजें वो खरीदते थे बंगाल से, उनका रेट क्या हो गया, डबल हो गया। बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। और इससे पहले हमने लास्ट वाले प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि कैसे जो है वो लोग यहाँ पे से सामान कैसे परचेज करते थे, इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड और सिल्वर। और गोल्ड और सिल्वर कहाँ से आता था, ब्रिटेन से आता था। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो बंगाल से, उसी से वो क्या खरीदेंगे, जो बंगाल में सामान बनता है उसको। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ से ही वो मतलब पैसे इकट्ठा करेंगे, जैसे जो बंगाल वाला एरिया है वहां से ही वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, पैसे कलेक्ट करेंगे, और वहां के लोग से ही, मतलब समझ रहे हैं आप, वहां के लोग से ही वो पैसे कलेक्ट करेंगे और वहां के लोगों से ही बनाया हुआ जो सामान है उसको खरीदेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल मतलब वही चीज हो गया, मतलब वहीं से ही मतलब आप पूरा पैसे ले रहे हैं और वहीं से आप सामान खरीद रहे हैं, तो क्या है, इकोनॉमी क्या हो जाएगी, पूरी डाउन हो जाएगी। तो सो इट वाज क्लियर दैट बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। तो बंगाल की इकोनॉमी क्या हो गई, बहुत ज्यादा स्तर तक क्या हो गई, गिरने लग गई, बहुत ज्यादा गिर गई। तो आर्टिशियंस वेयर deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices। तो जो वहाँ काम करने वाले जो आर्टिशियंस थे, जो कलाकार थे, जो सामान जो ये सब बनाते थे, वो क्या है, डेसर्टिंग मतलब गांव छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो जो उनका अपना गुड्स है वो कंपनी को बहुत ही कम प्राइसेस में बेचे। पीजेंट्स वेयर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वेयर बीइंग डिमांडेड फॉर देम। और जो किसान से वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ड्यूज कलेक्ट करते थे, वो भी उनको नहीं दे पा रहे थे। आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज डिक्लाइन। और जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वो प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्लाइन, कम होने लग गया। और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है बिल्कुल ही ठप हो गया, बिल्कुल मतलब कम नहीं, बिल्कुल मतलब तबाह हो गया। Then in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal and about 1/3 of the population was wiped out। wiped out मतलब कम हो गया। ठीक है, तो 1770 में क्या है, टेरेबल मतलब बहुत ही भयंकर फेमाइन मतलब एक ऐसी स्थिति जहां वहां उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके पास खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध ना हो। और ये जो फेमाइन है, ये जो कंडीशन है, उसके कारण क्या हुआ, 10 मिलियन पीपल जो है बंगाल में वो क्या हो गए, मारे गए। तो यहाँ पे फिगर 2 में दिया गया है एक वीकली मार्केट मुर्शिदाबाद बंगाल का। तो पीसेंट्स एंड आर्टिशंस फ्रॉम रूरल एरिया रेगुलरली केम टू दिस वीकली मार्केट्स। ठीक है, वीकली मार्केट को क्या कहा था, हाट बाजार, आज भी हाट बाजार बोलते हैं, जो मार्केट वगैरह लगता है, टू सेल देयर गुड्स एंड बाय what they needed। These markets were badly affected due to during times of economic crisis। तो यहाँ पे दिया गया है, हाट बाजार दिया गया है, जहाँ पे जो किसान है वो अपना सामान लेके आते थे, यहाँ पे बेचते थे, और उनको जो सामान है उसको वहां से खरीद के लेके जाते थे। अब उसके बाद देखेंगे द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने की क्या जरूरत थी, कैसे वो कर रहे थे। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है चार्ल्स कॉर्नवालिस। So, चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो हम आगे देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट क्या है। इफ द इकोनॉमी वाज इन रूइंस कुड द कंपनी बिट सर्टन ऑफ द रेवेन्यू इनकम। अभी अब पूरी इकोनॉमी गिर गई तो उनको रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, ठीक है, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, जो टैक्सेस कलेक्ट करे कहाँ से, भाई तो कुछ है ही नहीं तो कहाँ से वो टैक्स देंगे जो वहां के लोग हैं। Many company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved। तो बहुत सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या सोचा वो क्या फील करने लग गए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लैंड में, अब जो लैंड्स है उनमें उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर है उनको उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। हाउ वाज दिस टू बी डन, अब ये कैसे होगा। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो 2 decades, ठीक है, 2 decades मतलब 20 years के डिबेट मतलब वाद विवाद। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कैसे इसको करना है, द कंपनी है फाइनली क्या, उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। क्या सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, कब, 1793। इंपॉर्टेंट है कौन से सेटलमेंट, कौन से सिस्टम, किस डेट में आया, कौन से गवर्नर जनरल थे उस समय। तो परमानेंट सेटलमेंट के समय कौन गवर्नर जनरल था बंगाल का, चार्ल्स कॉर्नवालिस।
By the terms of settlement, the rajas and तालुकदार्स were recognized as जमींदार। अब जो ये टर्म्स मतलब जिसमें शर्तें दी गई थी परमानेंट सेटलमेंट की, तो उसके हिसाब से क्या था, जो राजा और तालुकदार थे उनको क्या है जमींदार बनाया जाए। They were asked to collect rent from peasants and pay revenue to the company। और ये जो राजा और तालुकदार हैं वो क्या करेंगे, वो कलेक्ट करेंगे रेंट जो पीसेंट्स हैं, ठीक है, पीसेंट्स मतलब जो किसान है, और रेवेन्यू जो है कंपनी को देंगे। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड इवन इन फ्यूचर। और ये जो अमाउंट है, जो रेवेन्यू उनको कलेक्ट करना है और उनको देना है, वो क्या था, एकदम फिक्स था परमानेंटली, और उसको क्या है फ्यूचर में भी कभी बढ़ाया नहीं जा सकता था। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर। और इससे ये इसलिए किया गया ताकि जो है रेगुलरली जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, है ना, बिल्कुल बढ़ाना नहीं है उसको, ना घटाना नहीं है, वो क्या है एकदम फिक्स है। तो अगर उपज हुई है नहीं हुई है तो भी उनको टैक्सेस देना, अगर ज्यादा हुई है तो भी टैक्सेस देना है। तो आप समझ रहे हैं, अगर उपज ज्यादा हुई है तो क्या है फायदा होगा, अगर उपज नहीं हुई तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सारी चीजों को देखेंगे। तो ये कंपनी ऑफिशियल क्या सोचे कि इससे क्या है रेगुलर फ्लो रहेगा रेवेन्यू का, किसमें, कंपनीज कॉफर में। कॉफर मतलब जो उनका खजाना है, ठीक है, जो उनका तिजोरी है वहां पे। एंड एट द सेम टाइम एनकरेज जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग लैंड। और उसी के साथ एक और शर्त क्या थी कि जमींदार है वो क्या है, लैंड जो इम्प्रूविंग, जो लैंड की क्वालिटी है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसको इम्प्रूव करेंगे। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑन द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। तो जो है रेवेन्यू डिमांड जो है स्टेट का, वो तो कभी बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए जो जमींदार है वो जो प्रोडक्शन है लैंड का उसको इंक्रीज करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे। ठीक है, तो क्योंकि उनको तो भाई उतना ही टैक्स पे करना है, तो भाई अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो भी उनको कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि टैक्स तो जमींदार को उतना ही लेना है और उतना ही कंपनी को देना है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ता है लैंड का, तो किसको फायदा होगा, जो पीसेंट्स है उनको फायदा होगा। द प्रॉब्लम, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई उसको देखना है। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या प्रॉब्लम हुई, जो कंपनी ऑफिशियल है उनको जल्दी से पता, धीरे से पता लगने लग गया, ठीक है, मतलब जब ये इंट्रोड्यूस किया गया उसके कुछ समय बाद ही उनको पता चल गया कि जमींदार जो है वो इम्प्रूव, जो लैंड है उसको कभी भी इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। द रेवेन्यू दैट हैज बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। और जो रेवेन्यू है वो क्या है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हाई, अगर फिक्स तो किया था लेकिन क्या है उसको बहुत ज्यादा रखा गया था कि कभी कभी क्या होता था जमींदार उसको पे नहीं कर पाते थे। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। और जो भी है वो अगर रेवेन्यू जो है वो नहीं पे कर पाता था तो उसकी जो जमींदारी है उसको उससे दाखिल मतलब उसको हटा दिया जाता था। तो न्यूमरस जमींदारीज वे सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और बहुत सारी जो जमींदारी है उसको क्या है ऑक्शन, ठीक है, नीलामी में बेच दिया जाता था। कंपनी जो नीलामी रखती थी उसमें बेच दिया जाता था। ठीक है, तो जमींदारी बिक गई तो उनके अंडर जो लैंड है वो भी क्या है ऑप्शन में चले जाते थे। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड। और जो पहला डेकेड था 19th सेंचुरी के, उसके आते आते क्या है सिचुएशन जो है वहां की वो चेंज होने लगी। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड द कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। तो जो प्राइसेस है मार्केट में वो क्या हो गई, बढ़ने लगी, और कल्टीवेशन भी क्या है धीरे धीरे बढ़ने लग गया। दिस मीन्ड एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी। तो इससे क्या हुआ, जो जमींदार है उनका तो फायदा हुआ, ठीक है, उनकी इनकम बढ़ने लगी, लेकिन जो कंपनी है उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज एंड रेवेन्यू डिमांड दैट हैज बीन फिक्स्ड परमानेंटली। क्योंकि भाई वो रेवेन्यू तो डिमांड तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो फिक्स्ड है, परमानेंट सेटलमेंट है। तो जमींदार जो है उनके अंडर जो लैंड है वहां इनकम बढ़ने लग गया और उनको जो टैक्सेस एकदम फिक्स देनी थी तो जमींदार जो है उनको प्रॉफिट होने लग गया और कंपनी जो है उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। Even then the zamindars did not have an interest in improving the land. Some had lost their lands in earlier years of the settlements. Other now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. तो यहाँ पे देखिए जमींदार को फायदा हो रहा था तब भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो लैंड को इम्प्रूव वगैरह करें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग जो जमींदार थे उन्होंने बहुत सारे अपने लैंड्स जो है वो शुरुआती के जो साल थे जब ये सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया तब उन्होंने वो जो लैंड है वो क्या है ऑक्शंस में, ठीक है, उन्होंने अपनी जमींदारी राइट्स खो दी। तो ऑक्शंस हुआ तो ऑक्शन में क्या है अपना जो लैंड है वो क्या है वो वहां पे
उनको हारना पड़ गया। ठीक है, तो अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट। ठीक है, अब तो है लोग जो है उनको जमींदार जो है वो देख रहे थे कि भाई किसी भी कोई भी मुसीबत के बिना जो है और कोई भी रिस्क के बिना जो है उनको क्या है प्रॉफिट हो रहा है। एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड गिव आउट लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो भाई जमींदार जो है वो क्या करते थे, अपना जो लैंड है ठीक है वो किसको दे देते, टेनेंट्स, टेनेंट मतलब किराए पे दे देते थे और उनसे रेंट लेते थे और उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उन लैंड्स को इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है इन मैनी। ठीक है, सेलिब्रुक ऑन बंगाल राइट, तो सेलिब्रुक ने बंगाल राइट्स के बारे में लिखा है। राइट्स जो है वो किसान वगैरह जो होते हैं, ठीक है, किसान हो गया और या फिर जो किराए से, ठीक है, जिनके पास खुद की लैंड नहीं लेकिन दूसरे के लैंड पर वो कल्टीवेशन करते हैं उनको राइट्स होते हैं। इन मेनी विलेजेस ऑफ बंगाल सम ऑफ द पावरफुल राइट्स नॉट कल्टीवेट बट इंस्टेड गेव आउट देयर लैंड्स टू अदर्स द अंडर टेनेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे जो राइट्स थे, ठीक है, जो किसान थे वो अपना जो है लैंड में कल्टीवेशन नहीं करते थे, वो इसके बदले क्या दे देते थे, वो जो लैंड्स है किसी और को दे देते थे किराए पे, टेकिंग फ्रॉम देम वेरी हाई रेंट्स, और उनसे क्या लेते थे, बहुत ज्यादा किराया लेते थे। इन 1806 H.T. Colebrook डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ दीज अंडर टेनेंट्स इन बंगाल। तो जो किराए में जो जिन्होंने जमीन लेके रखी है कल्टीवेशन के लिए उनकी कंडीशन को बता रहे हैं। द अंडर टेनेंट्स, ठीक है, जिन्होंने किराए पे लेके रखा है, खेत जो लेके रखा है, डिप्रेस्ड बाय द, ठीक है, वो परेशान हो गए थे बाय एक्सेसिव रेंट इन काइंड, ठीक है, जो उनको बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ रहा था, एंड बाय उसरोसियस रिटर्न्स, ठीक है, जो रिटर्न्स उनको मिलते थे बहुत कम होता था जिससे वो कैटल सीड और जो अपना गुजारा कर सके। एडवांस टू देम दे कैन नेवर एरेडिएट देमसेल्फ फ्रॉम डेब्ट, और इससे क्या होता था वो अपने आप को एट्रीगेट मतलब वो अपने आप को निकाल नहीं पाते थे इस कर्ज से। इन सो एब्जेक्ट, ठीक है, एब्जेक्ट का मतलब होता है दयनीय स्थिति, एब्जेक्ट ऑफ स्टेट, they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation। तो ये जो कंडीशन है, ये दयनीय सिचुएशन हो गई जहाँ पे क्या है वो उन्होंने जमीन तो लेके रखी है लेकिन उनको क्या है बिल्कुल भी अपने खर्चे चलाने तक के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो वो कभी मतलब सोच ही नहीं सकते थे कि किसी बेटर सिचुएशन में वो आ पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऑन द अदर हैंड इन विलेजेस कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। ठीक है, तो इसके अदर साइड में अब हम लोग देखेंगे जो विलेजेस में जो कल्टीवेटर्स है उनको ये सिस्टम क्या है बहुत ही अच्छा लगा, उनको उससे फायदा होने लगा। द रेंट ही पेड टू जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट टू द लैंड वाज इनसिक्योर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंट है वो जमींदार को देते थे वो क्या रहता था, बहुत हाई रहता था, और उनकी जो राइट है लैंड में वो क्या थी, बहुत ही इनसिक्योर रहती थी। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। तो यहाँ पे जो है कल्टीवेटर्स जो है वो बहुत ऑपरेसिव मतलब परेशान, ठीक है, वो परेशान, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। जो मनी लेंडर है, ठीक है, वो लोन लेते थे मनी लेंडर से और वो मतलब वो उसको पे तक नहीं कर पाते थे, उनको बिल्कुल फायदा नहीं होता था, और जब वो पे नहीं कर पाते थे तो उनका जो लैंड है उनसे छिन जाता था, एविक्टेड मतलब छिन जाता था, जिसको वो बहुत सारे जनरेशन से कल्टीवेट करते आए थे। तो महल, ठीक है, महल का मतलब यहाँ पे अभी आएगा। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इस रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। तो महल जो है क्या है, एक विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज को महल कह रहे हैं किसमें, ब्रिटिश रिकॉर्ड में। तो एक न्यू सिस्टम डिवाइस किया गया, ठीक है, तो उसके बारे में हमको देखना है। बाय द अर्ली 19th century many of the company officials were convinced that the system of revenue has to be changed again. How could revenue be fixed permanently at the time when the company needed more money to meet its expenses of administration and team? तो 19th century की शुरुआत के आते आते तो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या समझा कि क्या सोचा कि भाई ये जो रेवेन्यू सिस्टम है इसको तो बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है, और ये जो परमानेंट सेटलमेंट वाला जो है प्रॉब्लम है ना कि मतलब जो रेवेन्यू है वो फिक्स रहेगा बहुत ही समय तक, फ्यूचर में भी फिक्स रहेगा, वो बहुत ही मतलब गलत है। और इससे जो है कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं जिससे वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सके इंडिया में और ट्रेड कर सके वो बिल्कुल हो पाना मुश्किल है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ दिस एरिया नाउ इन उत्तर प्रदेश एन इंग्लिश मैन कॉल्ड हॉट मैक्जी डिवाइस द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है बंगाल का जो प्रेसिडेंसी है, जो अभी जो है उत्तर प्रदेश का एरिया है, एक नए इंग्लिशमैन कौन है, हॉल्ट मैक्जीनी, इन्होंने क्या, सॉरी
मैकेंजी, ठीक है, मैकेंजी ने क्या किया, एक नया सिस्टम डिवाइस किया जिसको जब वो जो कौन सी ईयर में डिवाइस किया उन्होंने 1822 में। ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडिया सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। और उनके हिसाब से क्या था, विलेज क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडियन सोसाइटी में और उसको क्या है बचा के रखना बहुत जरूरी है। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो इनके अंडर में क्या था, इनके डायरेक्शंस में क्या हुआ, जो कलेक्टर्स हैं, ठीक है, वो गांव से गांव गए, हर गांव से गांव गए, वहां की जो लैंड है उसको इंस्पेक्ट किया, मेजर किया, जो फील्ड्स है रिकॉर्ड किया, वहां के जो कस्टम्स और राइट्स है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वहां पे रह रहे हैं, और उसके हिसाब से जो है उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के आदेश दिए। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईच प्लॉट, हर एक प्लॉट से जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू था विलेज से, उसको एक मतलब सिस्टम उन्होंने कैलकुलेट किया, जिसके तौर पर उन्होंने क्या है, हर एक जो विलेज है, ठीक है, विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज से वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, जो एक प्लॉट है वहां का उसका पूरा सब मुआयना करने के बाद उन्होंने रेवेन्यू डिसाइड किया। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स। और ये जो डिमांड है, ये जो रेवेन्यू डिमांड है, वो क्या है, हर मतलब थोड़े पीरियड्स को, थोड़े थोड़े दिन में उसको क्या है रिवाइज करना पड़ता, रिवाइज करना था, और वो क्या है परमानेंटली फिक्स नहीं था। ठीक है, तो पीरियोडिकली मतलब हो सकता है 10 साल में, 5 साल में, ये नहीं कि हर 2 दिन में, ऐसा नहीं है भैया, बहुत बड़ा प्रोसेस है। हर गांव में जाना है, पूरा लैंड मेजर करना है, इंस्पेक्ट करना है, वहां लोगों को बारे में जानना है, फिर उसके बाद जाके रेवेन्यू उनको डिसाइड करना है। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। और अब जो है ये रेवेन्यू जो कलेक्ट करने का जो कार्यभार किसे दिया गया, विलेज का जो हेडमैन है उन्हें। ठीक है, और जमींदार जो है उनको ये राइट नहीं दिया गया अभी। ठीक है, रादर देन, ठीक है, विलेज हेडमैन को दिया रादर देन जमींदार। तो दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महल वाली सिस्टम। ठीक है, एक महल से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो इस सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, महल वाली सिस्टम कहा जा रहा है। ठीक है, आगे जो है द मुनरू सिस्टम। तो मुनरू सिस्टम में इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ। ठीक है, ये साउथ में है, तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है रॉबर्ट मुनरू की। सॉरी, थॉमस मुनरू, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास 1819 to 26. In the British territory in the south, there were similar move away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to be known as रोयतवादी सिस्टम। ठीक है, तो एक नया सिस्टम जो है जिसे मुनरो सिस्टम भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट वाला आइडिया है उसको हटा दिया गया और एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया जिसको क्या बोल रहे हैं, रोयतवादी सिस्टम। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन Alexander Reid in some of the areas that were taken over by the company after the wars with टीपू सुल्तान। तो ये जो है ये छोटे स्केल में जो है, फिर छोटे स्केल में कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने कुछ एरियाज में ट्रायल के फॉर्म में वहां पे जारी करवाया था। ठीक है, और कौन से एरिया में, जिसको उन्होंने हथियाया था किसे, टीपू सुल्तान को खत्म करके। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। सब्सिक्वेंटली मतलब आगे जो है उनके साथ में जो है थॉमस मुनरो ने इसमें कुछ एडिशंस किए, कुछ फेर बदल किए, उसके बाद ये सिस्टम जो है पूरे साउथ इंडिया में जो है चालू करवा दिया गया है। रेड एंड मुनरो, ठीक है, ये दोनों जो है ठीक साथ ही साथ में काम करके, ठीक है, कौन सा सिस्टम बनाया, मुनरो सिस्टम। फेल्ट दैट इन साउथ इंडिया देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड to be made directly with the cultivators who had tilled the land for generation। तो यहाँ पर मुनरो, ये रेड और मुनरो को क्या लगा, जो साउथ में है यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, और ये जो सेटलमेंट है, ये जो रेवेन्यू पे करवाने का लेना है उनको, वो डायरेक्टली क्या है कल्टिवेटर से लेंगे, who had tilled, है ना, जिन्होंने ये जो लैंड है इनके पास जो है उसको बहुत ही मतलब जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने यहाँ पे खेती बाड़ी की है। तो देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। तो ये रेवेन्यू जो है उसको, उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या है, उनके जो लैंड है उसको बहुत ही अच्छे से मतलब सर्वे किया जाता था, और उसके बाद ही रेवेन्यू को डिसाइड किया जाता था, ताकि कोई भी गलत तरीके से जो रेवेन्यू कलेक्शन वाला प्रोसेस ना हो। मुनरो थॉट दैट
ब्रिटिश शुड एक्ट एज ए पेट्रल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग राइट्स अंडर देयर चार्ज। तो मुनरो को क्या लगा कि ब्रिटिशर्स जो है उनको मतलब एकदम एक फादर फिगर जो है, पैट्रिक फादर पेंटर मतलब एकदम पैट्रिक फादर फिगर की तरह वहां पे काम करना चाहिए, और जो राइट्स है, जो किसान है वहां पे, उनके जो राइट्स है उनको मतलब प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ऑल वाज नॉट वेल, ये देखेंगे क्या चीज सही नहीं था। विद इन अ फ्यू इयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वाज इम्पोज्ड इट वाज क्लियर दैट ऑल वाज नॉट वेल विद इन। और ये जो सिस्टम है इसके बाद भी जो है चीजें ठीक नहीं चल रही थी। ड्रिवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिसर्स फिक्स्ड टू हाई रेवेन्यू डिमांड। ठीक है, तो भाई ज्यादा इनकम लेने, लैंड, किसी लैंड के लिए ज्यादा इनकम लेने के लिए जो रेवेन्यू है ऑफिशियल्स जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू डिमांड किया करते थे। पीजेंट्स वे अनेबल टू पे राइट्स पर द कंट्री साइड, फ्लिट द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकम डेसेर्टेड इन मेनी रीजन। तो जो है पीजेंट्स जो है, किसान जो है वो ये टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे, और जो ये राइट्स हैं, जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, ये गांव छोड़ के चले जाते थे, और जो गांव है वो क्या हो जाता था, बहुत ही सूना हो जाता था, बिल्कुल खाली हो जाता था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन दैट न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीसन इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स, पर दिस डिड नॉट हैपन। और ऑप्टिमिस्टिक जो है, आशापूर्ण थे ये लोग कि मतलब जो ऑफिसर जो है अच्छे काम उन्होंने करना चाहा। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने देखा रेड और मुनरो ने, लेकिन क्या हुआ, ये जो नया सिस्टम है वो पीसन्स को जो है बिल्कुल मतलब तोड़ के रख दिया। इससे क्या है, जो रिच फार्मर्स है उनको ही फायदा हुआ, और ये बिल्कुल मतलब गलत गलत चीजें यहाँ पे हो गई। बिल्कुल ये जो है, ये जो सिस्टम है वो सही तरीके से चल नहीं पाया। तो यहाँ पे ये जो वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करेंगे। आगे का जो है क्रॉप्स फॉर यूरोप, जिसमें हम इंडिगो वगैरह के बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं होप करती हूँ कि जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैंने कोशिश की है कि एक एक जो वर्ड है उसका भी मीनिंग मैं आपको बता सकूं। ठीक है, और मैंने जो मीनिंग्स है उसके लिए अलग से वीडियोस भी बनाए हैं, उसको भी आप बिल्कुल देखिए। उससे आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, आपको जो वर्ड्स के नॉलेज ज्यादा होने लगेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं। कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं, अगर समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।